रुका। ओके। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस साइंस संग्रह प्लेटफॉर्म पर। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 12th फिजिक्स का सब्जेक्टिव सेशन होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से मात्र एक सप्ताह के बाद आपके एग्जाम है और उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड में आने की पूर्णतः संभावना है। ये वह क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस सेशन को बहुत बढ़िया से आपको समझना है, समझ कर देखना है, सीखना है और साथ ही साथ लिखना भी है। क्योंकि लिखने का हैबिट रहेगा तो एग्जाम में जाइएगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है बाबू। देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। इसकी एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना है। क्या है सर? देखो, अब सबसे पहले इसको समझो कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहली बात, मान लो कि बाबू एक चुंबक है, इस तरह से एक चुंबक हो गया। हाँ सर, हम सभी जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, दो पोल होता है। एक पोल को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। एक पोल को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। नॉर्थ पोल का जो चुंबकीय प्राबल्य है, चुंबकीय सामर्थ्य है, चाहे ध्रुवीय सामर्थ्य है, उसको प्लस एम लिखते हैं, इसको माइनस एम लिखते हैं। ये ध्रुव प्रबलता है बाबू। ये एम जो आप देख रहे हो, एम को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो नॉर्थ पोल का ध्रुव प्रबलता मतलब पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव सामर्थ्य पॉजिटिव माना जाता है और साउथ पोल का ध्रुव प्रबलता निगेटिव माना जाता है। तो प्लस एम और माइनस एम है। और इसकी बीच की दूरी बहुत ही कम है। यहाँ इसकी बीच की दूरी देखो, इसकी बीच की दूरी बहुत कम है, उसको हम लोग 12 मान लेते हैं। बहुत कम दूरी है, 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी ध्रुव प्रबलता मतलब एम और उसके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। इसी कैपिटल एम को चुंबकीय आघूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। तो यही बात यहाँ लिखा गया है, आप ध्यान से देखो कि किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण उसके ध्रुव प्रबल्य एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ देखिए के बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब स्मॉल एम, इसके बीच का दूरी कितना है 12, इसी को गुणनफल को पी बोलते हैं, है ना। अब इसका एसआई यूनिट को लिखना है। एसआई यूनिट को लिखना है तो आइए बाबू एसआई यूनिट देखते हैं।
ये जो आपका ध्रुव प्रबलता है पोल स्ट्रेंथ, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, 12 लंबाई है, लंबाई का होता है मीटर, तो एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अर्थात हम लोग लिख लेंगे एसआई मात्रक जो होगा चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, और विमीय सूत्र जिसको आप बोलते हो वो डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या लिख सकते हो ए एल स्क्वायर। तो विमीय सूत्र हो गया बाबू आपका ए एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। एक बात और, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। याद रखना है बाबू इस बात को। यानी कि हम क्या लिखेंगे, यहां देखना कि सबसे पहली बात कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से मतलब दक्षिणी ध्रुव से, एस पोल मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, नॉर्थ पोल की ओर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। यानी कि इसमें हम लिखेंगे डायरेक्शन भी पूछेगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलो बाबू नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला, क्यूरी का नियम क्या है, व्हाट इज क्यूरी लॉ। चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम है, इसको साइएम मान लेते हैं। इन पदार्थों के केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जिस ताप पर, सुनिए, जिस ताप पर लौह चुंबकत्व अणुचुंबकत्व में बदल जाता है, जिस ताप पर, उस तापमान को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, है ना, क्यूरी ताप। और वही जो अणुचुंबकत्व का चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक का चुंबकीय जो प्रवृत्ति है जिसको हम लोग एक्स लिखते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, परम ताप के, टी माइनस टी सी के, है ना, परम ताप के। इसको बराबर में बदलने के लिए हम सी से गुना करते हैं, टी माइनस टी सी आता है बाबू, ध्यान से देखना। तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये ताप अगर बढ़ेगा तो इसकी प्रवृत्ति जो है घटता है, चुंबकीय प्रवृत्ति घटता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसको बाबू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस बात को ध्यान रखना। ये मतलब लौह चुंबकत्व को अणुचुंबकत्व में बदलने का जिस ताप पर ये बदल जाता है उस ताप का नाम होता है क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं उसको। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी। सबसे पहली बात, वो सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी ये यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ सूक्ष्मदर्शी दो तरह का होता है बाबू, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन विल बी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर। तो माइक्रोस्कोप के बारे में बोला है, तो या तो आप दोनों लेके बात करो और नहीं तो कंपाउंड के लिए बात करो। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बात करेंगे। ठीक ना, देखना बाबू ध्यान से। यानी कि जब भी आप देखो तो दो तरह की आपको लेंस मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दो तरह का लेंस। तो लेंस एक ही, मतलब कि उत्तल ही लेंस होगा लेकिन उसका नाम दो रहेगा, एक को बोलते हैं नेत्रिका, एक को बोलते हैं अभिदृश्यक। दोनों में अंतर बताता हूं, देखो दोनों में अंतर क्या है। होता ये है, तो नेत्रिका थोड़ा सा बड़ा होता है और अभिदृश्यक छोटा होता है। वस्तु के नजदीक जो लेंस लगा रहता है, वस्तु के नजदीक जो ऑब्जेक्ट के नजदीक जो लेंस है उसको बोलते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका नाम है बाबू ऑब्जेक्टिव नाम देते हैं। इसी का नाम बाबू है अभिदृश्यक, इसका नाम क्या है, अभिदृश्यक। ठीक है, और जो आई के नजदीक होता है, जो नेत्र के नजदीक जो होता है उसको बोलते हैं बाबू आई पीस। आई पीस मतलब इसका नाम बाबू है नेत्रिका,
इसको बोलते हैं हम लोग नेत्रिका। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरी ये है कि नेत्रिका की फोकस दूरी को हम मान लिए एफ ही और अभिदृश्यक के फोकस दूरी को मान लिए एफ हो। तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो अभिदृश्यक का फोकस दूरी जो एफ नॉट है वो कम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जितना ही फोकस दूरी कम होगा उतना ज्यादा पावर बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि फोकस दूरी कम होने से पावर ज्यादा होता है कि नहीं। तो इसका ये जो अभिदृश्यक है, इस अभिदृश्यक का फोकस दूरी कम होना चाहिए, इस अभिदृश्यक का फोकस दूरी कम होना चाहिए, है कि नहीं, फोकस कम होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका भी जो फोकस, देखिए इसमें क्या होता है कि अभिदृश्यक का फोकस जो होता है नेत्रिका से कम होता है, नेत्रिका से कम। और उसके बाद एक और कंडीशन होना चाहिए कि दोनों लेंसों की बीच की दूरी जो एल है वो एल ज्यादा होना चाहिए। एल मतलब होता है नली की लंबाई, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो दो सिचुएशन, पहला एफ नॉट का मान कम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, अभिदृश्यक का फोकस दूरी कम होना चाहिए, है ना, और जो एल है उसके बीच की दूरी वो ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके इसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है। तो दोनों पॉइंट आपके सामने है बाबू, ध्यान में रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग क्या है? व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग जीवाश्म के आयु ज्ञात करने की एक तकनीक है। इसका उपयोग जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। जंतुओं और पौधों के शरीर में कार्बन 14 नामक समस्थानिक होता है जो 57 से 30 वर्षों के बाद अपनी मात्रा का आधा रह जाता है। जीवाश्मों से प्राप्त कार्बन 14 की मात्रा का आकलन करके जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। मतलब जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवों के अस्म, जैसे मान लो बहुत ऐसे अवशेष होते हैं जो कि डेड बॉडी होते हैं, है ना, काफी पुराने, बहुत पहले की होते हैं, कितना वर्ष पहले की है, इसका हम लोग जानकारी लेते हैं कार्बन 14 से, यानी कार्बन डेटिंग से, है ना। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे किसी भी पुरानी वस्तु को आप लेकर उसमें कार्बन की मात्रा से आप बता सकते हो कि कितने वर्ष पहले की ये वस्तु है। जैसे मान लो कि इतना बड़ा खुदाई उदाई होता है, अवशेष मिलता है कि नहीं, बहुत प्राचीन काल के मतलब मूर्ति मिलता है, चाहे कोई भी चीज मिलता है, तो गणना कैसे होता है? कार्बन 14 के सहायता से। चाहे मान लीजिए कि कोई जीव का अस्म मिलता है, अवशेष मिलता है, उसकी जानकारी उससे प्राप्त कैसे होती है? कार्बन 14 से। तो इससे ये पता चल जाता है कितना वर्ष पहले का वो चीज रहा होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रक्रिया का नाम है ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रख दिया जाता है, तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगा ये बताइए। देखो अब अगर दोनों का फोकस दूरी सेम है, दोनों का सेम फोकस दूरी है, उस परिस्थिति में देखिए सबसे पहले आपको पता लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद कीजिए, 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप उस लिक्विड में डाल देते हैं या फिर एक लेंस को, ये मान लीजिए लेंस है, लेंस को आप एक द्रव पदार्थ में डुबा दिए, लेंस का अपवर्तनांक भी 1.5 है, 1.5 है म्यू का मान, और इस द्रव का, इस लिक्विड का भी अपवर्तनांक बाबू 1.5 है। तो कहने का मतलब है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो रियल फॉर्मूला होता है 1/f = याद रखिएगा μ2 - μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, है ना। तो μ2 और μ1, अगर मान लीजिए इसको μ2 मानो, इसको μ1 मानो, तो μ2 और μ1 दोनों का तो रेशियो सेम ही आएगा ना, दोनों का मान बराबर है। μ2 हो गया लेंस का अपवर्तनांक और μ1 हो गया आपका माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें उसको आप रख रहे हैं। तो अब बताओ μ2 का वैल्यू भी क्या होगा? 1.5, μ1 का वैल्यू भी क्या होगा? 1.5 इंटू -1। इसको जैसे है बाबू वैसे आप लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जब घटाओगे काटोगे तो 1 आएगा, एक में से एक गया क्या आएगा? 0। तो 1/f आपका 0 आ गया। तो 1/f 0 होने का मतलब क्या हुआ कि फोकस दूरी आपका क्या आएगा? 1/0 टेंस टू 0, जो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो इन्फिनिटी हो जाएगा।
इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, अनंत पर मानी जाएगी। यानी कि जितना अपवर्तनांक वाला कोई पदार्थ का बना हुआ लेंस है, उस लेंस को एक द्रव में आप डुबाते हैं, एक लिक्विड में डुबाते हैं, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी लेंस के बराबर, अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसका फोकस दूरी इंफिनिटी होता है। और बता दूं, इसका पावर 0 हो जाता है, लेंस का पावर 0 हो जाता है कि नहीं, याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आगे, जब नॉर गेट और एंड गेट की सत्यता सारणी बुलियन व्यंजक निकाले। नॉर गेट और नैंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखना है। नॉर गेट और नैंड गेट, दो ही गेट आपके हैं, मतलब सबका ट्रूथ टेबल लिखना है, और हमको क्या लिखना है, इसमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन। तो आइए पहले हम बात करते हैं बाबू नॉर गेट पर। नॉर गेट क्या होता है, ध्यान रखना। नॉर गेट, नॉर गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, यह दो गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है बाबू और गेट, एक होता है बाबू नॉट गेट। दो गेट के कॉम्बिनेशन से ये बनता है नॉर गेट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका पहले संकेत देखिए। और गेट का जो संकेत है, सिंबल है, कुछ इस तरह से होता है बाबू, देखना, ये दो इनपुट हो गया ए और बी, ये एक आउटपुट निकलेगा इसका, प्लस नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ऐसे नॉट करके एक ही आउटपुट निकलता है। तो यहां मान लो अब वाई डैश, इसको जब कनेक्ट करोगे आप तो कैसा बन के दिखेगा, कुछ इस तरह से बन के दिखेगा। यहाँ ये नॉट आ जाएगा और यहाँ इसके इनपुट हो जाएगा ए और बी, यहाँ लिखेंगे हम वाई डैश। तो अगर मैं इसका लिखूंगा वो आपका बुलियन एक्सप्रेशन, देखना बुलियन एक्सप्रेशन लिखू, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक अगर मैं लिखूं इसका, बुलियन व्यंजक, वो क्या होगा, तो y डैश बराबर ए और मतलब प्लस होता है, और नॉट ऊपर लाइन देते हैं, ए और बी, ई हो जाता है बुलियन व्यंजक। अब इसी का लिखना है वो सत्यता सारणी। तो इसका सत्यता सारणी हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल मतलब सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, देखो, सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर y इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए और बी, फिर y इज इक्वल टू लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी पर बार। इस तरह से 4 स्टेप में आप देखो, इसको आप 4 खंड में बांट दो, इस तरह से 4 खंड में बांट दो, है ना। स्विच को, पहला स्विच को लिखो 0, 0 मतलब होता है नो, नो सिग्नल, और फिर हो जाएगा 1, मान लो स्विच है या इनपुट है, तो 0 1, 0 1 को ऐड करोगे वो क्या मिलेगा 1, और 1 का नॉट करोगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, 1 का नॉट मतलब 1 का उल्टा 0 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर अब बताओ 0 और 0 करो, तो 0 0 क्या मिलेगा आपको 0, और 0 का नॉट करो 1 हो जाएगा। फिर 1 और 0 करो, 1 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा बाबू 1, और 1 का उल्टा 0। फिर 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलता है, मतलब यस 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 होगा, और यस का उल्टा 0 यानी नो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा सर। हाँ बाबू, पीडीएफ एकदम मिल जाएगा आपको, चिंता नहीं कीजिए, ठीक ना, पीडीएफ अवश्य मिलेगा। तो ये हो गया आपका नॉर गेट का। ये किस गेट का मिल गया बाबू आपको, नॉर गेट का मिल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर, तो एंड गेट वाला पर, एंड गेट वाला पर आते हैं, है ना। एंड गेट, नाइंड गेट था कि एंड गेट था, एक बार देख लेता हूं कौन सा गेट था, नाइंड गेट था। ओके सर, नाइंड गेट था। नाइंड गेट पर आते हैं, नाइंड गेट। अब वो नाइंड गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है बाबू, तो नाइंड गेट कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको बता दूं, एंड गेट ए एंड डी, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ए नो टी नॉट, नॉट गेट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका जो सिंबल होगा, संकेत, इसके संकेत को पहले लिखा जाए,
संकेत, सिंबल। इसका सिंबल कैसे डी शेप का होता है, लाइक दिस, ऐसे डी शेप का, डी शेप का होगा और आगे से जीरो बनेगा, नॉट शेप का ए। इसमें भी दो इनपुट होता है ए और बी, एक आउटपुट हो गया बाबू आपको वाई डैश। तो इसका जब लिखेंगे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब बुलियन व्यंजक, देखना बाबू ध्यान से, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक इसका आता है वाई डैश बराबर ए डॉट है, देखो डी से डॉट हो जाएगा ए डॉट बी और ऊपर हो जाएगा नॉट, रेक्रिन का लाइन देते हैं, रेक्रिन का साइन देते हैं, ए डॉट बी। ठीक है सर, इसको बोलते हैं वो बुलियन व्यंजक। ठीक है, बुलियन व्यंजक हो गया। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल, अब इसका सत्यता सारणी बनाते हैं, सत्यता सारणी है ना, सत्यता सारणी इसका बनाते हैं। आ जाओ, सत्यता, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कितने लिस्ट इसमें बनाए जाएंगे, 4। इस तरह से बनाएंगे है ना, ट्रुथ टेबल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 1 2 3। ठीक है, एक में स्विच हम लिखेंगे, एक में ए, एक में बी, एक में y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और एक चैप्टर में y डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी पर रेक्रिन लाइनिंग दे देते हैं। ये हो जाता है नैंड गेट वाला, देखो ये नैंड गेट का हो गया बाबू, ये नैंड गेट हो गया। ये वाला आपको जाता है एंड गेट है ना, ये दोनों स्विच है, दो इनपुट है, ये दोनों बाबू आपका इनपुट हो जाता है। इनपुट में कितने हैं, 2, ये इनपुट हो जाते हैं, आइए आउटपुट के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 0, तो 0 0 इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को उल्टा 1, फिर 1 0 1 0 के इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 को उल्टा 1, फिर 0 1 0 और 1 के इंटू करेंगे बाबू 0 आएगा, फिर 0 को उल्टा 1, फिर 1 1, देखना 1 1 1 1 इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू 1, और 1 के उल्टा 0। यानी कि ये हो जाता है आपका नैंड गेट का सत्यता सारणी। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं, धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, विवेचना करें। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कि एक मैंने चालक तार लिया, कुछ इस तरह से आप समझो, मैंने एक चालक तार लिया, इस तरह से कोई कंडक्टर है, बात सुनो, इस तरह से कोई कंडक्टर है ना, और उस कंडक्टर का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये बाबू आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर है ना। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोल दिया मैंने ए, ये भी आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया बाबू, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है ना। और इससे धारा का प्रवाह हो रहा है आई, धारा का प्रवाह आई, यहां से बाहर निकल गया धारा आई, सब में धारा का प्रवाह, सब में धारा का प्रवाह हो रहा है बाबू आई। अब बताओ कि इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस सतह के लंबवत दिशा में यहाँ करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, आई। तो किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा का घनत्व कहते हैं। मतलब इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को, लंबवत विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो यहाँ धारा घनत्व को जे से लिखते हैं, तो वेक्टर जे इज इक्वल टू लिखेंगे आई बाई वेक्टर ए, आई बाई वेक्टर ए, अर्थात विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, यहां हम आराम से लिख सकते हैं। मतलब धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है जो बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल सदिश के। मतलब इकाई क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले लंबवत धारा को उस का धारा घनत्व कहते हैं।
और इसको जे से सूचित किया जाता है। द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक ऐसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी दिशा जो होती है वो करंट के डायरेक्शन में, किधर होती है वो, करंट के, मतलब आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी का, आ जाओ करंट डेंसिटी का धारा घनत्व का फॉर्मूला, आ जाओ धारा घनत्व के फॉर्मूला का, जे बराबर होता है, जे बराबर आई बाई ए तो हम लिखते ही हैं, और होता है एनी वीडी होता है, एनी वीडी, एनी वेक्टर वीडी आगे लगता है माइनस। यहाँ जो वीडी देखते हैं बाबू, ये जो वीडी है, इस वीडी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग, हिंदी में बोलते हैं बाबू इसको अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग। अपवाह वेग का मतलब होता है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, उस वेग को बोलते हैं अपवाह वेग। यानी कि करंट डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है जे बराबर आई बाई ए बराबर एनी वीडी माइनस एनी वीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग के विपरीत दिशा में आपको मिलेगा क्या, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, और एक सेकेंड देखो वो ध्यान से, क्योंकि वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें, चाहे सिर्फ अगर वेक्टर के रूप में लिखा जाए, देखो वेक्टर जे बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस एनी वीडी लिख दिया हो, वीडी वेक्टर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडी है, वीडी जिसको हम बोलते हैं अपवाह वेग, वीडी को बोलते हैं बाबू अपवाह वेग, और वीडी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ई टाउ बाई एम इंटू वेक्टर ई, इंटू वेक्टर ई। ई यहाँ जो आप देख रहे हो, ई को बोलते हैं बाबू विद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इसको आप क्या करो, वीडी को यहाँ पुट करो, तो माइनस एन ई, आप वीडी को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ई टाउ बाई एम इंटू वेक्टर ई। वेरी गुड। अब माइनस और माइनस गुना करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एन लिख देंगे, ई इंटू ई को बाबू लिखोगे ई स्क्वायर, टाउ को टाउ लिखो बाई एम, इंटू में वेक्टर ई बराबर वेक्टर जे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो एनी स्क्वायर, ये जो एनी स्क्वायर आपको आया, इसको ध्यान रखे होगा, एनी स्क्वायर बाई टाउ जो आया, ये एनी स्क्वायर बाई टाउ को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं बाबू चालकता। सिग्मा क्या है यहाँ, चालकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और याद होगा कंडक्टिविटी हो या चालकता हो, इसका जो एसआई मात्रक होता है आपको पता होना चाहिए, इसके एसआई मात्रक होता है ओम इंटू पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, या सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं, सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई, यहां से आ सकता है बाबू। देखो वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। मतलब वेक्टर जे क्या है, धारा घनत्व सदिश, सिग्मा क्या है, चालकता कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से याद रखिएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी ध्यान रखिएगा, क्या कि सर अभी आप बताए कि वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई होता है, बिल्कुल। तो सिग्मा यहां से जब हटा दीजिएगा तो वेक्टर जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ई, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि धारा घनत्व, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, ध्यान रखना, सीधा समानुपाती होता है। मतलब करंट डेंसिटी, current density is directly
प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और यहां ध्यान देना बाबू, एक बात और, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं इसको मैं परिमाण के तौर पे लिखूं जे प्रोपोर्शनल टू ई लिखूं तो इसका अगर ग्राफ में स्केच करूं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा जे ग्राफ, वो कैसा जाएगा बाबू, वो ग्राफ जो होगा, वो ग्राफ जो होगा आपको बता दूं वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ कैसा होगा बाबू, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। और यहां से एक बात और आप दिमाग में रखना, क्या सर, तो जे बराबर सिग्मा ई होता है तो सिग्मा बराबर जे बाई ई भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर जे बाई ई होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। और एक बात और, सिग्मा को हम लोग क्या बोले थे यहाँ, चालकता, भूलिएगा नहीं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चालकता बराबर जे होता है बाबू आपका धारा घनत्व, जे होता है बाबू आपका धारा घनत्व डिवाइडेड बाई ई है आपका विद्युत क्षेत्र। ई क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चालकता का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, चालकता का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, धारा घनत्व बटा विद्युत क्षेत्र। कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया बाबू, कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया। कंडक्टिविटी बराबर करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, एकदम यहां तक हम लोग कंप्लीट किए बाबू। आगे बढ़ो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम का आवेश है। आवेश का पृष्ठ घनत्व की गणना करें। There is a charge of 31.4 microcoulomb on the sphere of radius 5 centimeter. Calculate the surface charge density. Okay? देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हमको, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो कह रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है सर, एक गोला है, गोला मैंने ले लिया। अब गोला के बारे में ये बोला जा रहा है, गोला के बारे में ये बोला जा रहा है कि गोला की जो त्रिज्या है, रेडियस है, गोला की जो रेडियस है आर, वो गोला की रेडियस दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, 5 सेंटीमीटर। और गोला पर जो चार्ज है, प्लस चार्ज मान लो क्या, यस सर मान लीजिए। गोला पर जो चार्ज है, स्फीयर पर जो आवेश है, उस आवेश की वैल्यू को देखना बाबू, उस आवेश की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका आवेश की वैल्यू यानी कि क्यू बराबर दिया हुआ है 31.41। अब माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा क्या होगा। और आपको पता है कि सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है Q/A, आवेश बटा क्षेत्रफल, Q/A आवेश बटे क्षेत्रफल। Q यहाँ आवेश है और A हो गया क्षेत्रफल, पूरा गोला का क्षेत्रफल। अब बताओ बाबू गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। तो आप यहाँ 4πr², सर फिजिक्स का ऑल डेरिवेशन कराइए प्लीज। अच्छा, डेरिवेशन भी होगा बाबू, एकदम बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर एकदम उसको कराया जाए। चलिए इसको थोड़ा सीखते हैं बढ़िया से। देखिए जितना भी चीजें यहाँ डिस्कस की जा रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक लाइन आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में एकदम लिखते चलिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एंगल से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आइए, तो सर सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, Q/A। अब देखो बच्चों की Q का मान कितना दिया हुआ है, 31.41, राइट, 31.41। तो मैं लिख दिया यहाँ 31.41 गुणे 10 के पावर -6। उसके बाद अब गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, कमेंट करो। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², 4। अब पाई का वैल्यू होता है 3.14, गुणे आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब आर के वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो बाबू इसको सेंटीमीटर को तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 के पावर -2 से तुमको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5 गुणे 10 के पावर -2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है।
सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करो बाबू, तो हो जाएगा 3.14 गुणे 10 के पावर -5 डिवाइडेड बाय 4 गुणे 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर 25 गुणे 10 के पावर -4। देखो हमने क्या किया ना, पावर में -6 था ना, तो एक माइनस इसको दे दिया ताकि दशमलव आगे और शिफ्ट हो जाए। ये देखो इससे दिया किस लिए, एक उद्देश्य था हमको कि भाई साहब को काट के भगाना था। ये देखो एकदम सेम दिख रहे थे हमको, हमने कहा हाँ सर एकदम सही किए, जिसको काट दिए तो ये रहता तो बहुत परेशान करता हमको, है ना। काटिए दिए उसको एक के बेर में, मौका ही नहीं दिए उसको। 10 के पावर -5 बटे अब 25 चौके 100 गुणे 10 के पावर -4। आगे बढ़ो बाबू, 10 के पावर -5 हो गया, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10 के पावर -2। आई 10 के पावर ऊपर में -5 है, अब -2 बाबू ऊपर जाता है तो +2 हो जाता है, बोलो क्या आ जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिली। तो इसका आंसर जो आएगा बाबू वो बता देता हूँ, आएगा इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लगभग मैंने मान लिया इसको, है ना, ये एक को छोड़ो, उससे कोई लगभग में अप्रोक्स में इसको काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां का उल्लेख कर। अच्छा, बोर साहब की जो मॉडल बताए थे, नील्स बोर साहब, बोर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर साहब की सबसे पहली कमी जानते हो क्या है? वो ये है कि बोर साहब से बोले थे कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही इन्होंने जितना भी नियम दिया था, जितना भी कंडीशन लगाए थे, जितना भी अपना पोस्टुलेट दिए थे और धारणाएं दिए थे, सब सही था। तो पहला याद रखो, पहला क्या है कि अधिक विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाओं की परीक्षण करने में यह देखा गया कि इनमें एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखाएं रहती है और स्पेक्ट्री रेखा की इस सूक्ष्म संरचना के बारे में बोर का सिद्धांत जो है नहीं समझाया था। यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, है ना, और भी बहुत सारा सीरीज वहाँ निकलता है, बहुत सारा रे निकलता है, उसके अलावा भी और भी सारे चीजें उसमें रे रहती है, जिसके बारे में बामस नील्स बोर साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि ऊंचे ऑर्बिट से, मतलब उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिट से, कक्षा से जब नीचे कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो वहां से एक एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा वो फोटोन ऊर्जा होता है, फोटोन एनर्जी होता है, उसकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, वो रेंज हम लोग निकालते थे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं, और भी रे होता है जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किए थे वो। फिर इस सिद्धांत के द्वारा किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर होने का कारण नहीं समझाया था। मतलब अब मान के चलिए कि अलग अलग वहां से जंप जब इलेक्ट्रॉन करेगा, उच्च ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उसकी किसी लाइट का जो इंटेंसिटी होगा, प्रकाश की तीव्रता जो होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, उसका तीव्रता ज्यादा और कम क्यों है, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। और परमाणु के अस्थायित्व को, परमाणु एक अस्थाई है के रूप में रहता है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बस स्टेटमेंट के थ्रू इसको बता दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में एनर्जी वो उत्सर्जित नहीं करता है ना, और उस ऑर्बिट को उन्होंने बोल दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि अस्थाई कक्षा। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की थी। तो ये सारे दोषे हैं इनकी, ये 2 पूछा है, हम 3 आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था। फिर कह रहा है कि उदाग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में एक धनावेशित कण को उदाग्र ऊपर की ओर, उदाग्र ऊपर मतलब समझते, लंबवत ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर बल की दिशा क्या होगी?
व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड इन द वर्टिकल अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बाबू देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। मान लो ये जो देख रहे हो बाबू ना, ये जो देख रहे हो ना तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। बात समझो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो ऊपर की ओर है। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? ऊपर की ओर है। और कह रहा है एक बात और कहा जा रहा है कि एक आवेश को हम जो है फेंक रहे हैं इस दिशा में। देखो, एक आवेश को हम फेंक रहे हैं, एक आवेश जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो धन आवेश है। ठीक है, कोई धन आवेश होगा प्लस क्यू, इस दिशा में फेंक रहे हैं, वेलोसिटी इस दिशा में है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इस पर किधर बल लगेगा और किधर फेंक रहे हैं हम, उसकी दिशा दिया हुआ है कि क्षैतिज पूर्व की ओर, पूरब की ओर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बाबू ईस्ट। ये बाबू आपका ईस्ट है, मतलब ईस्ट की ओर। ठीक है, ये ईस्ट हो गया। अब बताइए किधर बेंड होगा, ये ध्यान से देखिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर बेंड होगा ध्यान दो। तो बाबू चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग दो तरीका भी क्रॉस बी करेंगे। भी को बी की ओर घुमाएंगे, भी क्रॉस बी, थंब बाहर आ रहा है, इस पर बल जो लगेगा बाहर की ओर। देखो भी को, इस चारों अंगुली को बाबू तुम भी की ओर रखो। हाँ सर, भी की ओर रख दिए। उसके बाद बी की ओर घुमाओ, बी ऊपर है उसको घुमाओ इस तरह से, बी की ओर घुमाओ। अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर तरफ। मतलब इस पर जो बल लगेगा उधर लगेगा। तो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उधर उत्तर, नीचे, दक्षिण। तो ये किधर? साउथ की ओर जो है ना, ऊपर की ओर। यहाँ देखिए ऊपर की ओर घूम रहा है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा, इस तरह से, है ना, लंबवत बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर की ओर ये आ रहा है। बात समझो बाबू, बोर्ड के बाहर यानी कि साउथ की ओर बेंड करेगा, है ना, याद रखिएगा। बोर्ड के लंबवत बाहर, साउथ की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये याद रखिएगा कि चुंबकीय बल की दिशा का उपयोग करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का भी उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। हाँ, ट्रांजिस्टर अल्फा और बीटा पैरामीटर क्या है, इनमें क्या संबंध है? देखो अब ध्यान से। ट्रांजिस्टर एक निर्गत धारा आईसी तथा निवेशी धारा आई के अनुपात में ट्रांजिस्टर का पारालाभ परिभाषित होता है। यानी कि आप देखो मतलब आईसी अब आई को हम लोग अल्फा बोलते हैं, है ना, तथा पैरामीटर कैसे कहते हैं, अल्फा बोलते हैं। और आईसी अब बाई आई बी को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, आईसी और आईबी को बीटा बोलते हैं। एक रिलेशन है आई ई बराबर आई बी अब प्लस आई सी, है ना, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये रिलेशन होता है। तो अल्फा और बीटा में हमको क्या करना है? रिलेशन बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो आई ई को आप लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी, इसके जगह पर लिखकर आप रिलेशन को यहाँ लिख दीजिए। तो अल्फा बराबर होता है बाबू आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई ई, और बीटा बराबर होता है बाबू आई सी बाई आई बी, और आई ई जो होता है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है। यानी कि आई ई जो होता है एमीटर प्लेट से जो करंट निकलता है वो है, आई बी मतलब बेस में जो करंट जाता है वो है, और सी मतलब होता है कलेक्टर, जहाँ करंट स्टोर होता है जिसके थ्रू जाता है, वो कंडीशन को शो करता है। ठीक है, रिलेशन दिमाग में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज मतलब हो गया ये वाला वी हॉरिजॉन्टल, बी एच का वैल्यू जो है क्षैतिज घटक का √3/2 गुना है ना। तो नतिकल क्या होगा, अर्थात ये जो बी एच होता है बी कॉस डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, बी एच कॉस डेल्टा के बराबर। अब बताओ ये बी एच जो हो जाएगा तो बी एच मान लो कट जाएगा, तो कॉस डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो डेल्टा का मान कितना डिग्री आएगा?
तो √3/2 होता है बाबू कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर होता है ना। तो डेल्टा का मान आपका हो जाएगा यहाँ कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये याद रखिएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला पर ध्यान रखिए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है, इसको समझाइए। लेंज का नियम सुनो, लेंज का नियम करता क्या है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। लेंज का नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है या प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा को बताता है, ठीक है। और ये होता क्या है कि जब किसी भी चुंबक के हम लोग कुंडली के समीप ले आते हैं, किसी भी चुंबक को, जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली हो गया, कॉइल हो गया, इस तरह से ये कॉइल हो गया ना, ये कॉइल हो गया। जब इस कुंडली के नजदीक किसी भी मैग्नेट को ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इसके नजदीक लेके आते हैं, तो इस कुंडली से होकर बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजरती है बाबू, देखना, इस तरह से बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, बहुत सारे, जिसके कारण जैसे जैसे इसको नजदीक लेके आते हैं वैसे वैसे इसके क्षेत्र रेखाएं गुजरती जाती है, बढ़ती जाती है। और क्षेत्र रेखाएं बढ़ने से इसको एक एनर्जी मिलता है, इसमें एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, एक इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस कुंडली के अंदर, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, प्रवाह होने लगते हैं, है कि नहीं। अच्छा बताओ, ऐसे ही कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? सिंपल सोचने वाली बात है कि हम मैग्नेट को लेके जाएंगे, यहाँ हम जोड़ दिए मान लो गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जब यहाँ हम जोड़ देंगे, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें विक्षेपण हो रहा है, तो इसका मतलब इस धारा का प्रवाह हो रहा है। और धारा का प्रवाह होना ये बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे ही नहीं हो सकता बिना उसको एनर्जी मिले। तो वो एनर्जी मिला कब, वो ऊर्जा मिला कब, जब इस चुंबक को आप इसके नजदीक ले गए, कि नजदीक ले जाने के कारण इसके अंदर से बहुत सारे क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगी, क्षेत्र रेखाएं बढ़ने लगी, उसके कारण इसके विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के वजह से इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उसी का नाम है विद्युत वाहक बल। और वही एनर्जी उसको देता है इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से इसमें धारा उत्पन्न होता है, और वो धारा विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा से संबंधित है और ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बिल्कुल सर, तो ये चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फोटो सेल क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। व्हाट इज फोटो सेल, राइट इट्स टू यूजेज। सर फोटो सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि फोटो सेल एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम ये करता है। मतलब उस पर लाइट आके गिरता है, लाइट से एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है, और उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के हमको देता है। मतलब करंट हमको देता है, बिजली हमको देता है, जिससे हम लोग बल्ब जला सकते हैं। ठीक है। और फोटो सेल का उपयोग विशेष रूप से स्विच और सेंसर के रूप में किया जाता है। दूसरी बात, फोटो सेल आर स्पेशली यूज्ड एज स्विच एंड सेंसर्स। और स्वचालित रोशनी जो दिन और रात के अनुसार चालू या बंद होती है, उसमें भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं फोटो सेल का। ठीक है, मतलब सिग्नल के रूप में, ट्रैफिक सिग्नल के रूप में भी हम लोग फोटो सेल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसका क्षय नियतांक 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी? द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस इज 5.2 × 10⁻³ पर ईयर। व्हाट विल बी हाफ लाइफ? यानी कि टी हाफ हमको निकालना है। पहले क्वेश्चन को वो पढ़ो और देखो क्या दिया है। क्षय नियतांक मतलब हमको लैम्डा दिया हुआ, वो देखो क्षय नियतांक का मतलब क्या होता है? क्षय नियतांक मतलब लैम्डा, और लैम्डा का मान दिया है 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष।
ऐसा दे रखा है, हमको अर्ध आयु निकालना है अर्थात टी हाफ निकालना है। और अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड, अर्ध आयु। और ये अर्ध आयु निकालने का हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई लेमदा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बिल्कुल। तो 0.693 डिवाइडेड बाई लेमदा के जगह पर लिख देंगे 5.2 गुणे 10 के पावर 3। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाए तो 3 जीरो यहाँ आएगा तो 10 के पावर 6 यानी कि 6.93 डिवाइडेड बाई 5.2, ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो लगभग 6.93 है, ये है तो 693 बटे 520 गुणे 10 के पावर -3। इसको डिवाइड कर दो बाबू, जो आएगा उतना ईयर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर यहाँ -3 होता तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखो, ऑन व्हाट टू थिंग्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर सबसे पहले क्या, कैपेसिटर उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर उसको कहते हैं जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाए और जो विद्युत ऊर्जा स्टोर करे, चार्ज को स्टोर करे, आवेश को स्टोर करे। जैसे फैन में लगा रहता है कंडेंसर, आप देखे होंगे, तो कंडेंसर ही कैपेसिटर है। संधारित्र है तो संधारित्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट मतलब समांतर पट्टिका संधारित्र, एक गोलाकार संधारित्र, एक बेलनाकार संधारित्र। 3 तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सर इसमें किस तरह का संधारित्र है, तो हमारे सिलेबस में जो बाबू है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इसमें जो भी बात किया जाएगा वो पैरेलल प्लेट के लिए बात किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है, इस तरह से 2 प्लेट है जो एक दूसरे का पैरेलल है, एक पर प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, और एक पर माइनस 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 चार्ज है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी बाबू मान लीजिए कि d है, और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है। प्लेट का क्षेत्रफल बाबू a है। अब बीच में जो है, सुनिए, बीच में कोई मीडियम हम डाल सकते हैं, 2-3 चीज डाल। तो कहा धारिता को बढ़ाना है तो C बराबर बाबू होता है फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या फिर एक और होता है A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, C। तो 2 तरीका 3 तरीका से बढ़ा सकते हो। पहला कि धारिता जो होता है प्लेट के क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती होता है, या तो प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दो धारिता बढ़ जाएगा, प्लेट के एरिया को बढ़ा दो धारिता बढ़ जाएगा। पहला बात, हाँ सर ये बात तो यहाँ है। देखिए पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात कि प्लेट की जो संधारित्र की धारिता है, यानी कि जो कैपेसिटर की जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी को कम कर दो तो धारिता बढ़ जाएगा। तो 2 रीजन है। पहला, या तो आप दोनों प्लेट का क्षेत्रफल को बढ़ा दो तो उस केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा, या तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी को कम कर दो तब धारिता बढ़ जाएगा, और तीसरा, इसके बीच में कुछ रख दो, इसके बीच में कुछ रख दो, पारावैद्युत पदार्थ रख दो, पारावैद्युत इसके बाद अंदर रख दो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो इसके अंदर, तब बढ़ जाएगा, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R है। ठीक है, तो 3 फैक्टर है बाबू यहाँ, 3 फैक्टर है। तो इस बात को ध्यान रखना, 3 तरह से इसको आप बदल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे। प्रकाश के व्यक्तीकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। राइट 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए 2 कंडीशन क्या क्या है उसको बताइए। देखिए तो पहला कंडीशन ये है कि उसका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, दोनों वेव का फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट होना चाहिए विथ टाइम, दोनों का। दोनों सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। एक ही प्रकाश का मतलब एक ही रंग होना चाहिए।
व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो तरंगे, एक रंग के दो तरंगे एक ही दिशा में जाकर अध्यारोपित होती है, होती है, या विपरीत दिशा में आकर अध्यारोपित होती है, एक जगह मिलती है, तो उस पॉइंट पर या तो उसकी चमक, ब्राइटनेस बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो यह घटना जो व्यतिकरण कहलाता है। अब व्यतिकरण दो तरह का होता है, एक विनाशी व्यतिकरण, एक रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दोनों होता है। तो अब देखो, दोनों तरंगों की कलांतर शून्य होना चाहिए, कलांतर फेज डिफरेंस शून्य होना चाहिए, है ना। फिर तथा समय के साथ नियत होना चाहिए। समय के साथ क्या होना चाहिए? नियत, यानी कि नियत कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स। तो पहला बात यहाँ आ गया कि कलांतर नियत होना चाहिए। पहला बात आ गया वो कलांतर जो होना चाहिए, कलांतर को इंग्लिश में बोलते हैं वो फेज डिफरेंस। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस बाबू आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, पहला बात। दूसरा कि दोनों जो लाइट निकल रहा है वो दोनों लाइट आपको मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश, एक रंग के प्रकाश का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समान होना चाहिए, और मतलब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। मानो एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, एक रंग वाला प्रकाश तभी होना चाहिए। दो शर्त हमें तो याद रखना, पहला फेज डिफरेंस नियत या 0 होना चाहिए। दूसरा दोनों का आवृत्ति या फिर दोनों का कलर एक समान होना चाहिए, तभी जाकर ये इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? अब सुनो ध्यान से, यहाँ कण का मार्ग अगर आपको बात करना है तो उस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिए। What will be the path of charge particle moving along the magnetic field? मान के चलो बाबू कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र की बाबू आपकी दिशा हो गई। ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अलोंग, इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अलोंग एक आवेश Q जो है चल रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब बताओ क्या इसकी दिशा यही रहेगी कि बदल जाएगा? तो मैं कहता हूं कि जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर कोई बल नहीं लगता है, बल होता है शून्य, बल होता है शून्य। मतलब जिस चाल से वो चल रहा है वो बेचारा उसी चाल से चलता रहेगा, वो नहीं बदलेगा, उसी रास्ता को अपनाते हुए रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, ग्रेविटी यहाँ इग्नोर करके चलेंगे तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल को अगर इग्नोर करके चलेंगे तो ऐसा है। क्योंकि गुरुत्वीय बल के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं है, नीचे mg लगता है बाबू, देखो नीचे जो लगता है ना यहाँ mg लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसको हमको इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। तो आंसर होगा नियत रहेगा, और जिस पथ पर चल रहा था उसी पथ पर कंटिन्यू वो चलता रहेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को सीखे हैं, और आगे मॉड्यूलन की परिभाषा देते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियां तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रेषित करने पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं की किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। अब सुनो, देखो एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल अगर पहुंचाना है, सूचना पहुंचाना है, अधिक दूरी है ना, अधिक दूरी है, तो उसको क्या करते हैं कि तरंग को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित कर देते हैं, मतलब सुपरपोज करके एक जगह से दूसरे जगह हम लोग तरंग को पहुंचाते हैं। अब जिस प्रक्रिया के द्वारा दो तरंग के आवृत्ति को अध्यारोपित किया जाता है
तरंग को अध्यारोपित किया जाता है उस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मॉड्यूलन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से बोर्ड में आपके एग्जाम में जो आते रहते हैं इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन माय डियर यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एकदम डेरिवेशन के साथ और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उससे अच्छे से 100% उस पर है कि क्वेश्चन आपसे अवश्य मिलेगा, अवश्य पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि 2009 से लेकर 23 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले बाबू आप कंप्लीट कर लो। सबसे पहला काम आपको वही करना है कि 2009 से लेकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज दिए हैं आप लोगों को 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव सेशन है बाबू पहला काम वो करो कि ऑब्जेक्टिव सेशन को पूरा कंप्लीट कर लो, है ना। ऑब्जेक्टिव सेशन को पूरा कंप्लीट कर लो। ये अपलोड हो चुका है, ये आपके पास है इस सेशन में, ये इसको कंप्लीट करो। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है उसको कंप्लीट करो जो आपको दिया जा रहा है। इससे ज्यादा आपसे बाहर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इस पर विशेष फोकस करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, है कि नहीं। इसी वक्त बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मन से पढ़ाई करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ, नए शुरुआत के साथ, है कि नहीं। आप लोगों के लिए एकदम सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आवाज नहीं आ रहा है, चलिए बाबू ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसको पूरा कंप्लीट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।